वालेकुम, आप देख न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और लेकिन स्पेशल एपिसोड के साथ। और पुरान में आज हम बात करेंगे जिस शख्सियत से पाकिस्तान क्रिकेट और बैटिंग की तारीख इनके बगैर अधूरी है। 92 वर्ल्ड कप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत, उसके बड़े मरकज़ी किरदार थे और उसके बाद हमने देखा कि तवील अरसे तक पाकिस्तान क्रिकेट के जो है वो बैटिंग की रीढ़ की हड्डी बने रहे। बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं इनके साथ ग्रूम हुए, कैप्टनसी के अंदर भी एक बड़ा रोल रहा पाकिस्तान के 90s और 2000 में। उसके बाद फिर 2 साल पहले तक पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर की बड़ी अहम जिम्मेदारियां जो है वो 2-2.5 साल निभाई। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने इनकी उस दौर में जीती, फिर वर्ल्ड कप 2019 आया और उसके बाद लेकिन फिर जो हमने देखा तब्दीलियां आई। तो तफसीली निश्चित रखेंगे आज पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान इंजमामुल हक के साथ, उनके कैरियर पर, पाकिस्तान टीम के साथ जब वो चीफ सेलेक्टर की हैसियत से वाबस्ता रहे, इन तमाम मौजूदात पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम इंजमाम भाई और वेलकम टू पुराम रिप्ले। जी वालेकुम अस्सलाम। गफार भाई आप भी ठीक है? सर अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, पहले तो वक्त देने का। और पहले तो इंतमाम भाई कुछ मैं चाहूँगा सीरियस बातें तो होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपने जो इतना प्रेशर सहा 2-2.5 साल चीफ सेलेक्टर की हैसियत से, इतना बड़ा आप नाम थे। मुझे पता है कि हर खिलाड़ी पर बहस होती है हमारे मीडिया में और आज हम भी कुछ ऐसे सवालात करेंगे। लेकिन लगता है कि इंतमाम भाई वर्ल्ड कप के बाद थोड़ा सा मैंने देखा स्क्रीन से आप थोड़ा सा गायब रहे, लगता है कि कुछ रेस्ट किया आपने। जी बिल्कुल गफार भाई ठीक कह रहे हैं, रेस्ट भी मैंने किया है। और जो यानी सिलेक्शन का जो ढाई मेरे 4 साल, ये तकरीबन कोई 40 एक महीने मैंने सिलेक्शन की है। तो 40 महीने के बाद है ना, पाकिस्तान में सिलेक्शन करने के बाद 12 महीने का तो रेस्ट मेरा बनता था कि इतना क्रिटिसिज्म के कि जी बाद से बहुत सारी सिलेक्शन में चीजें ऐसी पता चलती थी कि हमने की है जो हमें सिर्फ टीवी से पता चलती थी, हमें खुद भी नहीं पता होती थी कि ये हमने की है, तो वो हमें टीवी से पता चल रहा होता था। सो इस तरह के बाद, लेकिन मेरी वैसे ये आदत भी है कि जिससे मैं बोर्ड से मुंसलिक नहीं होता तो मेरा ऐसे मैं खामोश ही रहता हूँ, कोई इतना ज्यादा मैं इन्वॉल्वमेंट मेरी नहीं होती फिर किसी चीज में भी। तो लेकिन इसके बाद मुझे थोड़ा सा रेस्ट की भी वैसे जरूरत थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा और आज हम भी कुछ सवालात करेंगे, लेकिन साथ साथ कुछ आपके कैरियर के हवाले से ही बड़ी अहम कुछ चीज़ें मैं चाहूँगा उन पर आपको आज ज़रूर बात करने का मौका मिले। इंतमाम भाई, वन ऑफ द लीडिंग रन स्कोरर फॉर पाकिस्तान, ऑब्वियसली ओडीआईज में तो सबसे ज़्यादा 11,000 से ज़ायद रन, 8,500 से ज़ायद रन टेस्ट के अंदर, तो ग्रेट प्लेयर्स में तो आपको हर कोई शुमार करता है। हम बात करें इंडियन क्रिकेटर्स की तो वो आपको बहुत रेट करते हैं कि 90s में 2000 में जो पाकिस्तान ने डोमिनेट किया इंडिया पे भी या वर्ल्ड क्रिकेट के जो बड़ी कामयाबी, इंतमाम वाज द मेन फैक्टर बिहाइंड। बड़े आपकी एक ज़बरदस्त अप्रोच होती थी। इंतमाम भाई बहैसियत खिलाड़ी बहुत ज़बरदस्त आपकी परफॉर्मेंस, कप्तान और फिर चीफ सेलेक्टर, मैं अगर आपसे पूछूं इन तीनों में से किस चीज़ को ज़्यादा आपने इंजॉय किया, किस चीज़ को ज़्यादा आपने चैलेंज समझा, या जैसे आपने भी जिक्र किया कि बीइंग अ चीफ सेलेक्टर बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म और मीडिया पर बहुत सारी बात, तो इन तीनों शोबों को आज अगर मैं आपसे पूछूं तो इसको एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका अलग अलग? तो देखिए एज ए प्लेयर जिस समय आप खेलते हैं ना, तो अगर इन दोनों से कंपेयर किया जाए तो एज ए प्लेयर है ना सारों से आसान है कि आप सिर्फ है ना अपनी परफॉर्मेंस पे आप फोकस होते हैं। और इतना ज्यादा प्रेशर भी नहीं होता इन दो चीजों के निस्बत। सो ये एज ए प्लेयर खेलना ना ये बहुत इजी है। वैसे तो इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रेशर तो है, एज ए प्लेयर भी आप खेल रहे हैं, लेकिन कैप्टनसी और सिलेक्शन को अगर सामने देखा जाए तो एज ए प्लेयर खेलना ज्यादा आसान है। और जो ये ये सिलेक्शन की जो उनकी जॉब थी ना, ये बहुत मुश्किल जॉब है क्योंकि जी आपने रोज लड़के टीम सेलेक्ट करनी है। आपको पता है कि जी टीम में कभी कुछ लोग परफॉर्मेंस देते हैं, कभी कुछ नहीं देते। जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी वो तो एक तरफ होगी, जो परफॉर्मेंस नहीं दे सके तो वो सिलेक्शन पे आ गया या इस तरह की चीजें। तो ये एक बिल्कुल थैंकलेस सी जॉब थी और ये बड़ा मुश्किल भी है किसी के लिए भी करना। लेकिन जो मजेदार जॉब थी ना, जो चैलेंजिंग भी थी और जिसमें करने का मजा है, वो था कैप्टनसी की। उसमें ये कि जी एक तो अपने पूरी टीम को भी देखना होता है, अपनी परफॉर्मेंस भी देखनी होती है। तो जिस समय आप इसमें परफॉर्मेंस देते हैं ना, इसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो सारों से ज्यादा आप इंजॉय करते हैं इस चीज को। टफ भी बहुत है क्योंकि जी ये नहीं है कि ये कैप्टनसी आसान जॉब है, लेकिन ये कि इसमें सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा है कि जैसे हम आप कुछ करते हैं, आपकी टीम जीतती है, तो आपको है ना अंदर से ना खुशी महसूस होती है। तो अगर मेरे पास ऑप्शन हो गया कि जी मैं दोबारा से क्या चीज करना चाहूंगा, तो मैं कैप्टनसी वाली है ना जॉब को ज्यादा प्रेफर करूंगा क्योंकि ये मैं
शौक से कर सकता हूँ। ठीक है इंजी भाई, यकीनी तौर पर हम बहुत सारे आपके जो कैरियर के चीज़ें हैं, कुछ मेरे पास अपने एक ऐसे सवालात भी हैं जो मैं ज़रूर आखिर में जानना चाहूँगा, लेकिन जो करंट मामलात हैं अगर मैं उन पर आऊँ इंतमाम भाई, तो बीइंग अ चीफ सिलेक्टर, जो पाकिस्तान में कोई भी चीफ सिलेक्टर, हमने देखा कि मुश्किल जॉब है। जैसा आपने कहा कि क्रिटिसिज्म होता है मीडिया का, साबिक क्रिकेटर्स भी, फिर एक खिलाड़ी या दो खिलाड़ी तो हर दौर में, अभी 29 खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं दौरा इंग्लैंड में, तो वहाँ भी 2-3 खिलाड़ियों के लिए जो है वो आवाज़ें उठाई गई और शायद कभी कभी वो ठीक भी होती हैं। बट इंतमाम भाई, अगर मैं आपसे पूछूँ, आज आपके पास प्लेटफॉर्म है ये, आपको लगता है कि बीइंग अ चीफ सिलेक्टर जो एक इंसाफ वाली कुर्सी है, बहुत यहाँ पर मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, आप समझते हैं, आप सेटिस्फाइड हैं कि आपने पूरी कोशिश की कि उस हकदार को उसका हक मिले? लोग बात करते हैं कभी फवाद आलम को शायद चांस नहीं मिल सका, मुझे पता है कंपटीशन है, कभी लोग कहते हैं जी ताबिश खान या और जो हमारे फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर्स हैं। तो इंतज़ाम भी आज आप इसको प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये तनकीद तो हो जाती है, लेकिन अंदरूनी कहानी क्या होती है? फवाद आलम या जब कोई टॉप परफॉर्मर कभी कभी सिलेक्ट नहीं होता, तो सिलेक्टर्स क्या जानबूझ के ऐसा करते हैं? क्या सिलेक्टर्स के पास कोई बड़ा अच्छा रीज़न होता है? आज प्लीज़ को एक्सप्लेन कीजिएगा ताकि देखने वाले इन सारे मामलात को समझें। देखिए, सारों से पहली तो मैं सिर्फ सिलेक्शन के हवाले से, अपने हवाले से नहीं बता रहा, सिलेक्शन के हवाले से बता रहा हूँ जी कि आज जो सिलेक्शन हो रही है, ये नहीं है कि जी वो गलत कर रहे होंगे सिलेक्शन। लेकिन अब मेरी सिलेक्शन करने का नजरिया कुछ और है। हो सकता है कि जी मिसबा का आज कुछ और हो, मेरे से पहले मोइन या हारून भाई थे, उनका सिलेक्शन का तरीकाकार जरा डिफरेंट हो, उनकी आई डिफरेंट हो। हर एक सिलेक्शन टीम में ना अपने हिसाब से ना सिलेक्शन करने की कोशिश करती है। ये उनको गलत, मैं नहीं कह रहा कि जी जो पहले थे वो गलत किया या हमने सही किया या अब ये है। पहली बात तो ये कि इसलिए बहुत ज्यादा जो ओपिनियन है ना वो डिफरेंट होता है कि जी आपका ओपिनियन डिफरेंट है, आप किसी चीज को डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं, मैं किसी दूसरे तरीके से देख रहा हूँ। जी जहां तक बात फवाद आलम की है या दानिश की है कि इन्होंने फर्स्ट क्लास में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, देखिए बहुत सारे लोग है ना परफॉर्मेंस देते हैं फर्स्ट क्लास में, ठीक है। एक तो टाइमिंग इसकी बहुत जरूरी है। जमामुल हक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान और चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इंजमाम भाई, यकीनी तौर पर चीफ सेलेक्टर की हैसियत से जो आपकी सबसे बड़ी कामयाबी रही चैंपियंस ट्रॉफी, और जब पाकिस्तान टीम पहला मैच भारत से हारी तो लगता ये था कि शायद कोई पाकिस्तान को रेट नहीं करेगा, लेकिन क्या समझते हैं कि ड्यूरिंग टूर जो डिसीजन मेकिंग थी, जो हमने तब्दीलियाँ की उस टीम से, उस वक्त आपको क्या उम्मीदें थी? और उससे जुड़ा सवाल ये भी है कि इंतज़ाम भाई, यकीनी तौर पर बहुत बड़ी जीत थी 92 और 2009 के बाद, तीसरा बड़ा आईसीसी टाइटल हमें मिला, लेकिन फिर आप समझते हैं कि शायद जो हमें यहाँ से एक टेक ऑफ लेना चाहिए था, उसमें कमी रह गई किसी हद तक? नहीं, मैं नहीं समझता इस तरह की कि जी हमें टेक ऑफ में कमी रहेगी। मेरे ख्याल में जो ये चैंपियंस ट्रॉफी की जितनी यंग टीम थी, जी हाँ। तो उस टूर्नामेंट ने उनको बहुत बूस्ट दिया, क्योंकि जी उसी टूर्नामेंट की वजह से अगर आप ये सारे प्लेयर्स देख लेना जो आज भी पाकिस्तान की टीम में है, जी हाँ। क्योंकि जी फखर है, शहजाद है, बाबर आजम है, और दूसरे जितने भी यंग लड़के हैं, हसन अली है, और ये सारे लोग है ना, ये सारे उसी टूर्नामेंट की वजह से है कि उस टूर्नामेंट ने जितनी पाकिस्तान क्रिकेट को बूस्ट दिया ना, तो मेरे ख्याल में पिछले पिछले कई साल से क्योंकि जी ऐसा बूस्ट नहीं मिला था। सो वो वाला टूर्नामेंट पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अहम था जो जीते थे। और इसमें आपने जो पहला सवाल था ना, इसका पहला पार्ट था सवाल का कि जी जिससे आपको क्या तवक्को थी इससे, तो जिस टाइम टीम गई थी हम 8वें नंबर पे थे, क्योंकि हमारे आते ही वो चैंपियंस ट्रॉफी आ गई थी, 8वें नंबर पे थी। तो बिल्कुल मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि ये तवक्को बिल्कुल नहीं थी क्योंकि जी हम ना चैंपियन हो जाएंगे। ठीक है। और स्पेशली जैसे इंडिया से मैच आखिरी पहला मैच हम हारने के बाद तो बिल्कुल तवक्को नहीं थी। मेरी ये तवक्को थी कि जी हम थोड़े से मैच जीत के, क्योंकि जी हम सेमीफाइनल तक भी आ जाए तो ये हमारी बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन वहां लड़कों ने जिस तरह अपने आप को बैक किया, और इसमें कप्तान सरफराज को और मिकी आर्थर को मेरे ख्याल में ज्यादा क्रेडिट जाना चाहिए कि जिस तरह का उन्होंने टीम को जल रखा और टीम के साथ काम किया, टीम का मोराल नहीं गिरने दिया। तो ये क्रेडिट उनको जाता है कि जी वहां से उन्होंने कम बैक किया और वो चैंपियन हो गए।
तो इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को मेरे ही अपनी जाती राय में, क्योंकि जी पिछले 5-6 साल में जितनी भी क्रिकेट में बेहतरी है, ये तो उसमें चैंपियंस ट्रॉफी की विन का बहुत मेन रोल है। ठीक है। इंज़मा भाई, यकीनी तौर पर आप या जितने भी हमारे जो 90s के सुपरस्टार हैं, वसीम हों, वकार भाई हों, या सकलैन मुश्ताक हों, अज़हर महमूद, अब्दुल रज़ाक, आप सब ने खुद बड़ी मेहनत की, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, अच्छे कप्तान मिले, लेकिन आप लोगों ने खुद बड़ी मेहनत की, बहुत लंबा अरसा सर्व किया। अगर मैं इस सवाल को दूसरे अंदाज से करूं कि हमारे वो प्लेयर्स जो चैंपियंस ट्रॉफी में स्टार्स बने थे, पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई थी, हमने देखा कि चाहे वो फ़खर हों, शादाब हों, फ़हीम हों, या हसन तो चले इंजर्ड हैं, आपको लगता है कि बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है वो मकाम हासिल करने के लिए जो 90s में आप सब ने किया? ये बड़े सुपरस्टार्स अभी रेट नहीं होते, ये एक राइजिंग स्टार्स हैं। आप लोग 92 के बाद जब 94, 95 में बड़ी सीरीज़ हुई या 96 का वर्ल्ड कप हुआ, बड़े स्टैब्लिश स्टार्स थे सारे। आप लोग वर्ल्ड बीटर्स में शुमार होते थे। इस टीम को, इन खिलाड़ियों को इनफरादी तौर पे इंज़माम भाई, कोई आपका मैसेज अब कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? एक दफ़ा तो चलें आप स्टार बन जाते हैं, आप टीम में आ जाते हैं, उस लेगेसी को कैसे सर हासिल करना है? उस, वो कहते हैं ना, ग्रेटनेस के लिए कितनी पापड़ बेलने पड़ेंगे? नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हमारे अभी जो स्टार्स हैं, ये अभी उस मुकाम पे नहीं पहुंचे कि जिसमें आप इनको कह सकेंगे कि जी ये ग्रेट प्लेयर्स है। कि आप इसमें बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं ये देखता हूँ इन सारे प्लेयर्स में ये वाला पोटेंशियल है कि ये ग्रेट प्लेयर्स बन सकते हैं। तो इसमें दो चीजों की है ना, इसमें जरूरत होती है। एक तो ये कि ये प्लेयर्स का फोकस बिल्कुल सही हो, वो अपना हार्ड वर्क करता रहे। एक तो ये प्लेयर्स की साइड पे है कि जी वो अपना फोकस लूज ना करे, हार्ड वर्क करता रहे और अपनी अपनी गेम को संजीदा ले। दूसरा ये है कि जी मैनेजमेंट और बोर्ड का पार्ट है कि जी आप जिससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जी ये प्लेयर्स अच्छे हैं, कि जी इनमें पोटेंशियल है, जी। तो इनमें फिर है ना कभी इनकी परफॉर्मेंस नीचे भी जाएगी। और नीचे जाके जिस टाइम हम किसी प्लेयर को बैक नहीं करते ना, तो उसका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। ठीक है। हालांकि आप अपनी जीत से, अपनी विक्ट्री से, अपनी परफॉर्मेंस से इतना नहीं सीखते जितना आप है ना हार से सीखते हैं। जितनी आप पे जिस टाइम बुरा टाइम आता है कि जी बैड फॉर्म होती है कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते, जितना उस टाइम आप सीखते हैं ना, उतना आप अच्छे दिनों में नहीं सीख रहे होते। तो यहाँ जिस टाइम टीम मैनेजमेंट और बोर्ड उनको सपोर्ट करता है, उन पे ट्रस्ट करता है, जिस टाइम वो वापसी कम बैक करते हैं ना, तो वो डिफरेंट प्लेयर हो जाते हैं। तो ग्रेट प्लेयर बनने में प्लेयर्स की अपनी मेहनत भी शामिल है, लेकिन जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसका भी एक बहुत रोल है कि जी ग्रेट प्लेयर इस तरह नहीं बन जाता। जिस तरह सचिन को इंडिया की मीडिया की कितनी सपोर्ट थी, बोर्ड की कितनी सपोर्ट थी बिल्कुल ठीक। कि जी उसको वो अभी उसने इतनी परफॉर्मेंस नहीं दी थी जितना उसकी हाइप क्रिएट की थी। सो ग्रेट प्लेयर था, इसमें नहीं है शक कि जो उसने प्रूव भी किया। लेकिन हम हमें भी ये जरूरत है कि जी हम भी अपने प्लेयर्स को इस तरह करेंगे तो इनकी जो सी परफॉर्मेंस का लेवल है ना, आप देखेंगे जी डिफरेंट होगा बिल्कुल। इसी भाई, जो हमारी इसमें बैटिंग लाइन है, बॉलिंग लाइन, अगर मैं आपसे पूछूं, या बहैसियत कैप्टन बाबर आजम या अजहर अली, आप कुछ कहना चाहेंगे कि इनमें से कौन से यंगस्टर्स आपको लगता है कि अगले 5-10 साल पाकिस्तान के लंबा परफॉर्म कर सकते हैं? ऑब्वियसली जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, लेकिन अभी लोग कहते हैं कि बहुत सारी उनको चीज़ें मनवाने की ज़रूरत है। इसके अलावा ओवरऑल आइडेंटिफाई करते हुए आपको लगता है कि हम अगले 5 साल में या 2023 के वर्ल्ड कप में, इंजमाम भाई अगर मैं आपसे पूछूं, बाबर आजम एक ऐसी टीम बनाने में कामयाब हो जाएंगे, मिसबाह-उल हक ऐसी टीम बनाने में कामयाब हो जाएंगे जो एक वर्ल्ड बीटर टीम हो, जो एक ऐसी टीम जो वर्ल्ड कप से पहले ही हमें नज़र आ रही हो कि एक तगड़ी टीम है? डू यू थिंक कि ऐसा पोटेंशियल है हमारे पास? नहीं, एक तो पोटेंशियल हमारे पास है बिल्कुल। प्लेयर्स हमारे पाकिस्तान में, मैं ये समझता हूँ कि कभी भी अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा वक्त नहीं आया कि जी हमारे पास प्लेयर दस्तयाब ना हो। कि हमारे पास इस तरह का टैलेंट आता रहता है कि अभी भी जितने भी ये लड़के खेलने हैं कि ये इनको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने आके बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। तो इस चीज की हमें कभी भी कमी नहीं रही, क्योंकि जी और दूसरी चीज में हम हमेशा वर्ल्ड कप पे फोकस करते हैं। मैं एक चीज है ना बहुत दफा ये कह चुका हूँ जी। कि हम 92 के वर्ल्ड कप की हमेशा से बात करते हैं। इमरान भाई जिस टाइम 92 के वर्ल्ड कप में कप्तानी कर रहे थे, तो इमरान भाई के पीछे कैप्टनसी का 10 साल का एक्सपीरियंस था, ठीक है। क्योंकि जी फिर उन्होंने उस चीज को मैनेज किया था। अगर मैं बार बार ये वाली चीज कह रहा हूँ कि जिस टाइम हम एक सीरीज पे या एक इवेंट पे ये डिसाइड करने बैठ जाएंगे कि जी अब ये वाला कप्तान अच्छा नहीं है, अब ये वाला प्लेयर अच्छा नहीं है,
तो ये याद रखें कि सारी जिंदगी हमें अपनी टीम नहीं बना सकते। आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि ये प्लेयर्स आपके अच्छे हैं, ये आपका कप्तान अच्छा है। फिर उस पर बुरा वक्त भी आएगा, सारी चीजें आएंगी, लेकिन जिस टाइम आप उसको सारे प्रोसीजर से निकाल लेंगे, ठीक है। उसकी उसमें हेल्प करेंगे, तो फिर वो कहीं जाके ग्रेट प्लेयर बनेगा, ग्रेट टीम बनेगी। देखें, किसी इवेंट में ये जाके कह देना कि जी ये वाली टीम जीत जाएगी, ये बहुत मुश्किल है। ठीक है। हाँ, ये नजर आना शुरू हो जाता है कि ये वाली टीम इवेंट जीत सकती है, और मैं इस टीम को ज्यादा बिलीव करता हूँ कि जिसपे ये होगा कि जी ये इवेंट, इसमें इतनी एबिलिटी है इस टीम में कि ये सारी टीमों को बीट कर सकती है। तो मेरे ख्याल में अगर हमारी पॉलिसी हम इस तरह का बनाएं कि जी हम कुछ प्लेयर को आइडेंटिफाई करें। अब जिस तरह बाबर आजम कप्तान है, हमारे पास इस टाइम मेरे ख्याल में दो प्लेयर्स ऐसे हैं जो बहुत ऊपर जा सकते हैं। एक बाबर आजम है, एक शाहीन आफरीदी है, जी। कि जी इनमें मुझे बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखता है कि दोनों को बहुत ऊपर जाना चाहिए। तो अब बाबर आजम को अगर ये कप्तानी का लंबा पीरियड देंगे ना, कि इसको कैप्टनसी का, तो मेरे ख्याल में ये है कि ये टीम भी अच्छी बना सकेगा, और ये अपने लड़कों से काम करना भी इसको फिर आएगा। ये कैप्टनसी में गलतियां करेगा, ठीक है। गलतियां करके तो सीखेगा, ओके। बगैर गलती करके थोड़ी कुछ सीखता है। कि जी जिस सीरीज में भी जाए जीत जाए। तो हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए कि जिस सीरीज में भी जाए सीखे कि जी हारे बगैर, मेरा नहीं ख्याल कि जी कोई सीख सकता है। तो अगर ये वाली चीज हम करेंगे तो मेरे ख्याल में हमारी टीम बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। इंतज़ाम भाई, 2016-2018 के जो आखिरी दोनों इंग्लैंड टूर थे, हमारी टीम ने बड़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी। हमने सीरीज़ ड्रॉ की, और इंग्लैंड की वो टीम जो गुज़िश्ता 4-5 साल से हर फॉर्मेट में दुनिया की बेहतरीन टीम है, हमने जाके उनके साथ मैचेस ड्रॉ किए। अब मौजूदा जो पाकिस्तान टीम इंग्लैंड गई है, और इस वक्त जो कोविड-19 की सिचुएशन है, प्रैक्टिस नहीं की, अब 4 दिन से मुसलसल प्रैक्टिस करने का मौका मिला है। कितना चैलेंजिंग होगा इंजी भाई कि इस इंग्लैंड टीम को, जो ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन है, बहुत मोराल हाई है, अपने मुल्क में है, हम बहुत पहले गए हैं, फिजिकल मेंटल चैलेंज भी साथ साथ चल रहा है जो कोविड-19 का है। आप इस सीरीज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान टीम के क्या चांसेस हैं? इंग्लैंड में देखिए, अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इंग्लैंड में हमेशा से अच्छी रही है। उसकी कुछ रीजन भी हैं। एक तो ये है कि जिस तरह कंडीशन तो पाकिस्तान से डिफरेंट है, लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स आप उठा के देखेंगे जी लीग्स खेलते हैं, काउंटीज में जाके खेलते हैं, अपना बहुत सारा टाइम है ना उधर स्पेंड करते हैं। सो एक तो ये वाली चीज है, और दूसरी चीज ये है कि पिछले 3 से 4 साल से हर साल हम इंग्लैंड जाके हमारे लड़के खेल रहे हैं, या सीरीज खेल रहे हैं, या वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, या चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं। पिछले 3-4 साल में हमने 3 से 4 टूर इंग्लैंड के किए हैं। तो ये वाली कंडीशन मेरे ख्याल में हमारे प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, वो इसको मैनेज कर देंगे, ठीक और है। हमारी परफॉर्मेंस वैसे इंग्लैंड में अच्छी रहती है। दूसरी जो हमारी मेन जो इस चीज पे ना कि जी अगर ग्राउंड में तमाशाई नहीं होंगे, ये एक जरा थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन ये कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हम 99 में कलकत्ता में भी खेले थे, कि जहाँ वो सचिन के रन आउट पे सारा स्टेडियम, वो 70-75 हजार लोगों को उन्होंने बाहर भेज दिया था, तो हम खेले थे। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये हो जाता है। इसमें जो सारों से ज्यादा में मुश्किल पड़ती है ना, कि जो ये इंग्लैंड टूर पे, कि जी प्लेयर होटल से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है। ठीक है, आप ना कहीं किसी कोई बाहर नहीं जा सकते। आप है ना, खेलने से आप आपके ऊपर ना इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के ना एज ए प्लेयर बता रहा हूँ कि प्रेशर पड़ता है बहुत ज्यादा। तो वो जिस समय आप मैच खेल के आते हैं, बाहर शाम का खाना खाने जाते हैं, अपने किसी दोस्तों से मिलते हैं, किसी के घर जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, आपका प्रेशर है ना मुख्तलिफ तरीके से रिलीज होता है। ओके। ये एक बहुत जरूरी चीज है कि जो जिसको लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। आप मुसलसल 3 महीने एक कमरे में रहना, ये इतना आसान नहीं है। यहाँ प्लेयरों के लिए ग्राउंड में अगर खाली हो, उसके लिए इतना मेंटली टफ होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस चीज के लिए कि जी आपने 3 महीने आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ होटल से ग्राउंड जाना है, ग्राउंड से होटल वापसी आ जाना है, और सिर्फ एक कमरे में रहना है या एक बाउंड्री बॉल में रहना है। ठीक है। तो ये एक इंतहाई मुश्किल चीज है, जिसको प्लेयर्स को बड़े ओके। और मैनेजमेंट को भी बड़ा साथ देना पड़ेगा कि इस चीज को कवर करने के लिए। नहीं तो अदरवाइज, अगर एक सही बात बताऊं आपको, जी हाँ। अपने एक्सपीरियंस से बता दूं कि जो पाकिस्तान का सूरत हाल है,
कि जहां इतने लोग हों और इतनी सी जगह पे मुसलसल रह रहे हों, सो लड़ाई होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। सो हमारी ठीक टीम है। को अल्लाह इससे हिफाजत की, लेकिन यहाँ से बहुत डिफरेंसेस पैदा हो इंतज़ाम जाते भी हैं। आपने बात की कि लड़ाई होने के चांसेस होते हैं। कुछ आपके दौर के हवाले से जो प्लेयर्स थे, जैसे दानिश कनेरिया, उनके मैं ज़रूर ज़िक्र करूँगा। उन्होंने बड़े बयानात दिए बाद में कि हालांकि पाकिस्तान की जानिब से लंबा अरसा खेले, सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने में भी टॉप 5 में मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने बड़े बयानात दिए कि कोई उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती थी या प्लेयर्स कुछ उन्होंने खुल के बात नहीं की, लेकिन कुछ उन्हें साथ तासुर देने की कोशिश की कि जैसे उनके साथ बड़ी ज़्यादती होती रही है। आप कैप्टन थे, आपके कैप्टनसी के अंदर भी वो खेले, परफॉर्मेंस दी, मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी। दानिश कनेरिया के जो क्लेम आजकल सामने आए हैं और यूट्यूब पर उसको बड़ी क्रिटिसिज्म भी हो रही है, गो कि भारत में उन बातों को ज़्यादा शौक से सुना जाता है। आप क्या बताना चाहेंगे, दानिश कनेरिया जब आपके साथ एज अ टीम मेट थे, कैसा उनके साथ सारा जो है वो पाकिस्तान टीम का बर्ताव था और जिस तरह के स्टेटमेंट अब वो क्यों दे रहे हैं? एक तो ये जरूर दानिश से जरूर पूछना चाहिए कि जी इस तरह की स्टेटमेंट क्यों दे रहा है, कि जी क्या वजह है। क्योंकि दानिश का जो मेरे ख्याल में बेहतरीन परफॉर्मेंस है एज ए उसकी बॉलर है, तो वो मेरे ख्याल में मेरी कैप्टनसी में है, क्योंकि जितना वो मेरे साथ खेला, तो मुझे कभी ये वाला फील भी नहीं हुआ कि किसी लड़के ने कोई इस तरह की चीज की हो, और या हमने इस तरह की कोई बात की हो किसी ने। मेरा नहीं ख्याल कि जी पाकिस्तान में कोई भी आदमी इस तरह की चीज कर सकता है। और अगर मेरा दानिश के साथ है ना बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, कि मैं कप्तान था, जरा कप्तान और प्लेयर का एक रिलेशनशिप होता है, लेकिन वैसे भी क्योंकि मेन बॉलर था हमारा, क्योंकि जी विकेटें लेता था, सो जी जी। दानिश को अगर कोई प्रॉब्लम होती तो मेरे ख्याल में वो मेरे से करता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जी दानिश इस तरह की बात क्यों कर रहा है। मैं इस चीज पे 100% श्योर हूँ कि ना इस तरह की कोई चीज हुई, और ना कोई पाकिस्तानी इस तरह का सोच सकता है कि जी अगर कोई दूसरी उसका प्लेयर है उसके साथ कोई दूसरी तरह का सलूक किया जाए। यूसुफ भी हमारे साथ खेलता रहा है, और यूसुफ तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गया। उससे पहले भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत सारे प्लेयर खेलते रहे, कभी किसी चीज की शिकायत नहीं हुई। सो मेरी ये समझ से बाहर बात है कि ये वाली बात क्यों हो रही है इस तरह। दानिश के ऊपर बाद में आपको पता है ईसीबी ने बैन लगाया मैच फिक्सिंग के हवाले से, और फिर अब उन्होंने पीसीबी को लेटर लिखा, लेकिन जो हमारी रिसर्च है वो ये कहती है कि ईसीबी का बैन था। तो इंतजाम भी आपके लिए शॉकिंग था जब ये स्कैंडल रिवेल हुआ, आपके साथ खेले हुए हैं, ईसीबी में उनके खिलाफ सबूत आया, और आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता तो चलें अक्सर कंट्रोवर्सी बनती, लेकिन ये तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जिस पर जिनकी साख बहुत अच्छी है, जिनकी जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जिनके प्रोटोकॉल्स बड़े ज़बरदस्त होते हैं, तो क्या कहेंगे दानिश का जब ये सारा स्कैंडल सामने आया और अब इस तरह की बातें उनकी जानिब से करना, क्या फ्रस्ट्रेशन है उनकी? मेरे ख्याल में दानिश, एक तो देखो मैं आपको बताऊं कि जी मेरा, क्योंकि दानिश मेरे साथ बहुत खेला है, क्योंकि जी मेरे ख्याल में 80% जितनी वो क्रिकेट खेला है वो मेरी कैप्टनसी के अंदर खेला है। बिल्कुल। सो मैं, एक तो मुझे इस चीज का बहुत अफसोस हुआ क्योंकि जिससे मैंने ये खबर सुनी, क्योंकि इसमें पोटेंशियल था इस चीज का कि ये 500 विकेटें ले सकता था टेस्ट मैचेस में, ओके। इसमें ये वाला पोटेंशियल था। तो जिससे मुझे ये दिखा कि यार इससे ये वाली चीज हो गई है, या इसमें इसका नाम आ रहा है, तो मुझे अफसोस हुआ। मेरे साथ खेला भी हुआ था, मेरा कुलीग है, अफसोस होना तो पहली बात है। हाँ, जहां तक दूसरा चीज का ताल्लुक है, जो ये वाली बातों का वो कर रहा है, उसको ये तवक्को थी कि ईसीबी ने जो बैन किया है, तो पाकिस्तान पीसीबी है ना इसको सपोर्ट करेगा थोड़ा सा। तो इसको काफी सारी शिकायतें, अगर इसके दूसरे भी कुछ इंटरव्यू देखे जाए, तो पीसीबी से इसको शिकायत है कि जी आपने मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। क्योंकि जी अगर ईसीबी ने बैन लगाया है, तो आप बात करें कि मैं पीसीबी का प्लेयर था, ठीक है। तो पीसीबी को ईसीबी से बात करनी चाहिए थी कि जी कि आप है ना इस पे कोई रिलैक्स करें, या इसको खेलने का कोई इसका तरीकाकार। क्योंकि मैं, अगर एज ए सिर्फ क्रिकेटर देखा जाए, तो क्रिकेटर के पास सिर्फ एक अपनी रोजी रोटी के लिए एक यही तरीका होता है, ठीक है। जो उसका बंद हो गया था, इसकी वजह से वो काफी डिस्टर्ब था मेरे ख्याल में, जिसकी वजह से उसने ये वाली स्टेटमेंट्स दी। अच्छा, मोहम्मद आमिर की वापसी हुई और आप भी उस वक्त सिलेक्टर थे जब वो खेलते रहे, और उसके बाद अब बड़ी बहस होती है कि क्या जो टेंटेड प्लेयर्स हैं उनको क्या वापसी का मौका मिलना चाहिए। यकीन तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर आप मुंसलिक हैं तो पॉलिसी आपको
करनी पड़ती हैं। तो आप क्या समझते हैं इंतमाम भाई कि इन प्लेयर्स के साथ मुस्तकबिल में क्या होना चाहिए, इस तरह के प्लेयर के साथ जो रोकथाम है मैच फिक्सिंग की, वो हो सकेगी फ्यूचर में, आप समझते हैं? देखिए, एक तो इसको ये तो नहीं मैं कह सकता कि हो सकेगी या हो सकती है, लेकिन बोर्ड वाले भी, आईसीसी वाले भी इसमें बड़े सख्त इकदाम कर रहे हैं। और अल्लाह करे कि जी इस चीज से क्रिकेट है ना पाक हो जाए, या ये चीजें ना हो। तो इसमें इसको भी बेचारों का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि जी वो नए नए आए होते हैं तो उनको पता नहीं होता कि जी वो क्या कर रहे हैं। उनका बहुत ज्यादा नुकसान होता है और मुल्क की भी अलहदा से बदनामी होती है। तो और एक तो ये वाली चीज है, क्योंकि जी इसको इससे क्लियर हो जाना चाहिए, मैच फिक्सिंग को क्रिकेट से बाहर जाना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इशू ये है कि हमारा जो मैच फिक्सिंग पे है ना, प्लेयर्स को जिस तरह दानिश को भी है या दूसरे प्लेयर्स को भी बहुत ज्यादा इस चीज का मलाल है कि जी जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहे थे उन सारों के साथ पीसीबी का जो सलूक है वो एक जैसा नहीं रहा। किसी की तरफ है ना उनका झुकाव था, किसी की तरफ उनकी सख्ती थी। इंजी भाई, ये बड़ा तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे है। पास आसिफ और सलमान बट की वापसी नहीं हो सकी, और शायद आसिफ ने तो इतनी परफॉर्मेंस नहीं दी, सलमान बट सर्किट में मौजूद थे, आमिर की हुई। सो इंजी भाई, आप समझते हैं कि इन दोनों को मौका, अगर आपके पास आज बड़ा अच्छा मौका है, इसको अगर आप बता सकें, फैंस पूछते हैं कि इन दोनों को मौका नहीं मिल सका या इनकी वापसी नहीं हुई, आप इसको प्लीज़ कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है कि आमिर आ गए लेकिन बट और आसिफ को मौका नहीं मिला? देखिए, सलमान बट तो फर्स्ट क्लास खेलता रहा, उसने तो काफी हार्ड वर्क किया फर्स्ट क्लास में कि वो अपना सारी चीजें करता रहा। आसिफ ने मेरे ख्याल में इतना इंटरेस्ट शो नहीं किया, वो इतनी फर्स्ट क्लास भी नहीं खेला और वो कहीं इतना ज्यादा नजर भी नहीं आया। लेकिन मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि पॉलिसी सारों के लिए एक दफा क्लियर होनी चाहिए। ये किसी प्लेयर के पास तासुब नहीं जाना चाहिए ठीक है। कि आप किसी के साथ आपका झुकाव है किसी की तरफ और किसी की तरफ नहीं है। तो एक पॉलिसी हो, सारों को पता हो कि जी उसको फॉलो करना है कि जी अगर आप ये करोगे तो आपको इस चीज, ये आपका रिजल्ट निकलेगा इस चीज का। तो मेरे ख्याल में किसी को भी शिकायत नहीं होगी। और बास टाइम ये हो जाता है कि दो प्लेयर जिसमें इसमें जिस तरह सलमान बट और आमिर का है, बास टाइम ये होता है कि जैसे आप 5 साल बाद आते हो सकता है कि एक प्लेयर की जगह बन रही हो और एक प्लेयर की जगह ना बनती हो उस टाइम। तो उसको ये वाली चीज फील होती है कि जी उसके साथ नरमी वाला मामला कर दिया है और मेरे साथ सख्ती वाला मामला है। तो ये एक मुख्तलिफ चीज है। ठीक है। दूसरी चीज ये कि जी एज को भी देखते हैं कि जी अगर अब मैं इस पे ये 32 साल का है, ये 34 साल का है, मैं इस पे 2-3 साल इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? और एक ठीक वही है। लड़का इसी कोई भाई, दो 22। सवाल आखिर में पूछूंगा क्विकली आपसे, आपकी राय बस क्विकली लूंगा। एक बड़ा तनाज़ा सामने आया जब ग्रांट फ्लावर ने ये कह दिया कि यूनुस खान जब उनके साथ मौजूद थे टीम में और वो बैटिंग कोच थे, तो उन्होंने कोई छुरी वुरी जो है उनको दिखा दी थी। दौरे ऑस्ट्रेलिया की बात है 2016 में, आप भी उस वक्त मैनेजमेंट में थे, कोई आप तक ऐसी खबर पहुंची थी? और इस खबर का अब सामने आना, ग्रांट फ्लावर जिन्होंने बैटिंग कोच की ऐसे से बड़े लंबे अरसे पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक रहे, वो कहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी सैलरी मिलती थी, उनका बाद में जाके पाकिस्तान के एक फॉर्मर ग्रेड के खिलाफ ऐसे बयान देना, क्या समझते हैं ये कोई ठीक बयान है? और दूसरा, यूनुस खान इस वक्त पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक कोई वजाहत नहीं दी कि ग्रांट फ्लावर ने कोई बयान दिया है तो कोई वजाहत दे दें। आप क्या कहेंगे कि इस तरह का बयान ग्रांट फ्लावर की जानिब से आना? देखिए, एक तो जिस टाइम आप है ना मुंसलिक होते हैं, जिस टाइम कोई इश्यू होता है उस टाइम आप उसको डिस्कस नहीं करते। ठीक है, अब जाने के बाद आप चले गए हैं, साल से ज्यादा अरसा हो गया कि जी आप ये चले गए हैं, उसके बाद जाके आप कोई भी चीज कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इन चीजों पे ना पीसीबी को भी नजर नहीं, कोई अपने कान इस तरफ नहीं लगाने चाहिए, लोगों को भी इस चीज को संजीदा नहीं लेना चाहिए। जो इस तरह की बात करता है 1 साल जाने के बाद, तो मेरे ख्याल में उसकी बात में ना कोई वजन नहीं होना चाहिए। और जहां तक यूनुस का ताल्लुक रहा, यूनुस, मेरा नहीं ख्याल कि जी यूनुस का कैरियर कोई 15-20 साल पे है पाकिस्तान का, तो अदरवाइज कोई उसकी इस तरह की चीज सुनने में आई होगी कि उसने छुरी उठा ली। मेरा तो नहीं ख्याल कि मैंने तो नहीं आज तक सुना कि किसी प्लेयर ने किसी पे छुरी उठा ली हो। तो ये इस तरह की बातें हैं, ये बस लोग मीडिया में रहने के लिए मेरे ख्याल में कर देते हैं।
ठीक है। लेकिन इसके अलावा मुझे इसका कोई जवाब नहीं आखिर में जी भाई 2019 के वर्ल्ड कप के बाद फौरी तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े फैसले किए और हमने देखा कि सरफराज को तीनों फॉर्मेट से हटाया, आपकी खिदमत जो है वो उसके बाद नहीं ली गई और मिसबाह उल हक को सारे के सारे जो है वो ओहदे दे दिए गए और हम देखते हैं कि अब जाके यूनुस खान बैटिंग कोच बने। वो जो ट्रांजिशन हुआ है 2019 के वर्ल्ड कप के बाद बोर्ड में बड़ी तब्दीलियाँ आई और उसमें जब क्रिकेट कमेटी बनी तो मिसबाह उल हक खुद मौजूद थे, बाद में वो खुद कोच बन गए, लोग इस पर बड़ा एतराज़ उठाते हैं। दूसरा, एहसान मानी साहब और फसीम खान साहब ने जब ज्वाइन किया तो आप पहले से मौजूद थे, क्या पूरी सपोर्ट मिली आप लोगों को? और उसके बाद जब फैसला हुआ 2019 के वर्ल्ड कप के बाद तो आपका क्या उस पर रिएक्शन था कि क्या ये सब आपकी गलती थी, मिकी की गलती थी, सरफराज की गलती थी? हम सेमीफाइनल में पहुंचने से कुछ पॉइंट्स के पीछे ही रह गए थे, हमारा रन रेट का इशू था। आप समझते हैं कि ये डिसीजन मेकिंग सब ठीक थी? देखिए, मैं पहले भी ये वाली चीज कह चुका हूँ कि आप जो भी कप्तान लेके आए ना, सो आपको है ना उसको लंबे अरसे के लिए लेके आना चाहिए, ताकि देखिए इंटरनेशनल टीम बनाना, इंटरनेशनल प्लेयर बनाना, अगर कोई भी ये कहे ना कि मैं साल से 2 साल में बना दूंगा, तो जो मेरा एक्सपीरियंस कहते हैं तो आप फौरन समझ लेना कि ये गलत बयान निकला। टीम है ना इस तरह नहीं बनती, टीम बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी एक प्लेयर बनाने में टाइम लगता है। मैं आपको बताऊं कि मेरा ताल्लुक बैटिंग से, अगर मेरे से आज पीसीबी कहे ना कि जी किसी बैट्समैन को बना दो, तो वो कहेगा जी 6 महीने में इसको तैयार कर दो। मैं उनसे कहूंगा मुझे 2 से ढाई साल लगेंगे मुझे किसी को प्लेयर बनाने में, आप मुझे 8-10 लड़के देंगे तो मुझे टाइम लगेगा उनको बनाने ठीक में। है। इस तरह नहीं बनते कि इंटरनेशनल प्लेयर कि जी घर में। अब आप एक कप्तान बना रहे हैं, एक सिर्फ बैट्समैन बनने में मैं कह रहा हूँ जी 2 से ढाई साल लगते हैं। एक आपको कप्तान बनाने में आप 2 से ढाई साल देते हैं कप्तानी, जिस टाइम वो सीखता है, अपनी हार से सीखता है, अपनी जीत से सीखता है, अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। सो मेरा ये ख्याल है कि सरफराज का जो उनका फैसला था ना, और वो भी इसलिए क्योंकि वो सब T20 में नंबर 1 था, और मेरे ख्याल में 35-36 में से 28-29 मैच वो जीता हुआ था। उसका डिसीजन मुझे थोड़ा सा टफ लगा था। मैंने छोड़ दिया था क्योंकि जी मुझे मेरा अपना टाइम, मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि जी मैंने छोड़ दिया था, मेरा टाइम खत्म हो गया था। मैंने दोबारा उनसे कहा भी नहीं कि जी मुझे होना चाहिए। मिकी आर्थर इंटरेस्टेड था, तो मेरा ये ख्याल है कि जी मिकी आर्थर को भी, जब हम किसी को बाहर का कोच को लेके आते हैं ना, उसको भी हमारा कल्चर, हमारे प्लेयर समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो पिछला एक जो साल था ना, उससे मिकी भी थोड़ा सा बेहतर शक्ल में नजर आना शुरू हो गया था। तो मेरे ख्याल में चलो जो पीछे बातें गुजर गई है वो गुजर गई है, उनको तो नहीं वापसी लेके आ सकते। लेकिन अब जिन लोगों को इन्होंने मौका दिया कि ये बाबर आजम कप्तान बना जी। है या दूसरे लोग हैं, उनको प्रॉपर मौका देना चाहिए, ताकि ये जो आपने जो इनके प्लान्स हैं, जो ये करना चाहते हैं, इनको टाइम मिले। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये भी जो है ना, हमारी जो मैनेजमेंट है, इनको भी प्रॉपर मौका मिलना चाहिए, ताकि ये अपने साथ प्लेयर्स के साथ जी काम हाँ, कर मौका सके। प्रॉपर मिलना अगर चाहिए। अब इंद्री भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का जो वक्त है अपने इख्तिताम को पहुंचा, बहुत सारे और सवालात थे लेकिन कोशिश की कि जो इंजमाम साहब का जो कैप्टनसी का दौर था या जो अब चीफ सेलेक्टर की ऐसे जिम्मेदारियाँ थी उनके हवाले से जो सवालात थे उनका इंजमाम साहब को जवाब देने का आज मौका मिले। प्रोग्राम रिप्ले देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।